नमस्कार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में कर चुके हैं प्रवेश। स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि विदेशी बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए फ्राइडे को किस प्रकार के संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डल ओपनिंग ऑफ कोर्स देखने को मिली क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी 40 अंक कमजोर है। 18,245 के पास यहां पर कमजोरी के साथ हो रहा है कारोबार। डाउ फ्यूचर्स पर हालांकि नजर डालें तो 75-76 अंकों की स्ट्रेंथ दिखी। वहां स्ट्रेंथ कहां से आई है ये हम समझेंगे आगे। लेकिन इसी बीच नास्डैक फ्यूचर्स यहां पर हम देख रहे हैं 0.5% की स्ट्रेंथ यहां भी नजर आ रही है। एशियन मार्केट्स में आज जापानीज मार्केट के अलावा साउथ कोरिया के बाजार भी बंद है और जितने मार्केट खुले हैं उसमें डल फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन असली एक्शन तो हमने बुलियन में देखा है। सोने चांदी में रिकॉर्ड हाई स्प्री जारी है। सोना चांदी दोनों ही रिकॉर्ड उच्चतम स्तर के पास, फिर चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो जहां पर मल्टी ईयर हाइस पर ट्रेड हो रहा है या फिर घरेलू बाजार जहां पर जबरदस्त तेजी दिख रही है। कच्चा तेल इसके ठीक विपरीत लगातार तीसरे हफ्ते कमजोरी के लिए हो रहा है तैयार। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस के हाइलाइट्स क्या रहे हैं, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। कैसे संकेत मिल रहे हैं क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इक्विटी कमोडिटी मार्केट से बड़े मिक्स बैग से संकेत हैं। तो अब क्या ड्राइव क्या कर रहा है इन्हें? एक तो जो फेड का एक्शन आ गया है उसके बाद बाजार थोड़ा उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हम यूएस में लगातार बैंकिंग संकट देख रहे हैं, उसका डर बन रहा है और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि आज एक बार फिर से आपको थोड़े सुस्त ग्लोबल संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही लगातार चौथे दिन कल आपने अमेरिकी बाजारों में गिरावट आती हुई देखी है। तो 4 दिन से डाउ आपको फिसलते हुए दिख रहा है। कल भी करीब 300 अंक, 290 अंकों की आपने गिरावट आती हुई देखी है। मोर इंपॉर्टेंटली, इस साल के लिए जितनी भी डाउ की बढ़त थी वो गवा चुका है, यानी कि साल 2023 के लिए अब डाउ नेगेटिव हो चुका है। साल की पूरी बढ़त गवा दी है। पिछले 4 दिनों में, यानी कि इस हफ्ते ही हमने देखा है डाउ में 1000 अंकों की गिरावट आ चुकी है। तो बैंकिंग संकट की वजह से आप देख रहे हैं कि ये गिरावट का प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है। फेड पॉलिसी से पहले थोड़ा बाजार करेक्ट हुए थे, बट लगातार जो बैंक्स में सेलिंग हो रही है उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं। और कल भी हमने देखा बैंक्स के अलावा ब्रॉड बेस्ड सेलिंग बाजार में भी आती हुई देखी थी। नास्डैक 0.5% नीचे था, S&P 500 पर दबाव था, जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, ये कल 1.25% गिरा है। और साथ ही बाजार की वॉलेटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। कल एक बार फिर से इनके विक्स में 10% का उछाल आते हुए दिखा है। 6 हफ्ते की ऊंचाई पर अमेरिका का विक्स आपको पहुंचते हुए दिख रहा है। तो प्रेशर बाजार में बन रहा है एंड ऑफ कोर्स इसका की ट्रिगर है आपके सारे के सारे बैंक स्टॉक्स। कल एक बार फिर से छोटे बैंक स्टॉक्स की पिटाई हुई है, जो एक्सपेक्टेड भी था। पैसिफिक वेस्ट जो इस समय परेशानी में है, बात की जा रही है कि नए खरीदार को ढूंढ रहा है, ये कल आधा हो गया शेयर, यानी कि 50% कल ही के सेशन में टूटा है। वेस्टर्न अलायंस, इसमें आपने 38% की गिरावट देखी है। फर्स्ट होराइजन बैंक ये 33% फिसला है। नाउ कनाडा का एक बैंक फर्स्ट होराइजन बैंक को खरीदारी करने की तैयारी में था, बट वो डील से बैक ऑफ हो गए हैं। तो पहली बिकवाली हमने फर्स्ट होराइजन में ही आते हुए देखी जब ये डील नहीं हो रही है इसकी खबर आई, और उसके बाद बाकी सारे बैंक्स में ऑलरेडी एक्सपेक्टेड प्रेशर था जो और आपको बढ़ते हुए दिखा। इनफैक्ट ये वेस्टर्न अलायंस जो कल 38% नीचे बंद हुआ है, इंट्राडे में 60% भी आपको टूटते हुए दिखा था। तो भारी भारी बिकवाली हो रही है। कोमेरिका और जायन बैंकॉक में भी कल करीब 12% की बिकवाली देखी। तो छोटे बैंक्स की पिटाई से ही हम देख रहे हैं कि लगातार बाजार का मूड बिगड़ रहा है। इवन दिग्गज बैंक जैसे कि जेपी मॉर्गन या वेल्स फार्गो, कल यहाँ पर भी 1-1.25% की गिरावट आपने देखी है। तो बैंकिंग संकट या बैंकिंग के डर से आप देख रहे हैं एक प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। इसके अलावा आज सुबह आपको अमेरिकी फ्यूचर्स अच्छे दिख रहे हैं, स्पेशली नास्डैक फ्यूचर्स में आपको 0.5% की बढ़त दिख रही है क्योंकि एप्पल के दमदार नतीजे आते हुए दिखे। पोस्ट मार्केट नतीजे आए। ड्यूरिंग मार्केट एप्पल का शेयर 1% फिसला था, बट पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 2.5% ऊपर रहा एप्पल का शेयर क्योंकि जबरदस्त नतीजे इनके आते हुए दिखे हैं। सेल्स काफी बढ़ी हैं क्योंकि नए आईफोन की बिक्री अच्छी हो रही है, वो अनुमान से बेहतर रही, तो इससे नतीजों को सहारा मिला। और इन्होंने 90 अरब डॉलर का, $90 बिलियन का बायबैक का भी ऐलान किया है। तो उससे थोड़ा मूड सुधरा हुआ है। आज सुबह फ्यूचर्स में हल्का सहारा वहां से आ रहा है। देखते हैं शाम को कैसा रिएक्शन होगा। एंड ऑफ कोर्स आज शाम की आप बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। अमेरिका का जॉब्स डेटा आने वाला है। 1,80,000 जॉब्स जुड़ने का अनुमान है। पिछले महीने 2,36,000 जॉब्स जोड़ी गई थी, तो वहां से एक तेज गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। बेरोजगारी भी 3.5% से बढ़कर 3.6% आने का अनुमान है। देखते हैं ये डेटा कैसा आता है, बट डेफिनेटली इस पर बाजार की नजर रहेगी। यूरोप की बात करें तो आधे से 1% की गिरावट आपने आती हुई देखी है।
कल ECB ने भी 1/4% से दरें बढ़ाई, जो एक्सपेक्टेड भी था। यहाँ पर भी एक्शन थोड़ा सुस्त था। एंड ऑफ कोर्स जैसा आप कमोडिटी बाजार की बात करी नहीं थी, दमदार तेजी सोने और चांदी में है। रिकॉर्ड स्तर के करीब सोना आपको दिख रहा है, ऑलरेडी कल हो चुका था ये, बट अब रिकॉर्ड स्तर पर आपको के आसपास सोना दिख रहा है। चांदी भी आपको 1 साल की ऊंचाई के आसपास दिख रही है। बेस मेटल्स में थोड़ा ठीक ठाक कारोबार था, एग्री कमोडिटीज में रिकवरी चल रही है और कच्चा तेल दायरे में ही था। तो ओवरऑल बैंकिंग संकट पर अभी भी बाजार की नजर जहां तक अमेरिका का सवाल है, पर देखते हैं आज का जॉब्स डेटा क्या कहता है। बिल्कुल, तो जॉब्स डेटा पर तो ऑफ कोर्स नजर रहेगी, और जो एक एक करके यहाँ डेटा निकल कर आ रहे हैं, अब आगे वो किस तरह की राह आप कह सकते हैं बनाते हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट के लिए, और हमारे मार्केट्स कैसे क्यों लेते हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है और जिस तरह के इकोनॉमिक डेटा निकल कर आ रहे हैं, बैंकिंग संकट फिर से उभरने लगा है, इस सब पर हम विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे कि इसका इम्पैक्ट किस प्रकार का होगा। और यही बताने के लिए जाने माने ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पावर ब्रेकफास्ट में। सर गुड मॉर्निंग सर, बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, अमेरिका में ये छोटे बैंकिंग शेयरों पर जो संकट की चिंता है और अमेरिकी मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। सर, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, आपका क्या एनालिसिस है और क्या आगे भी अमेरिकी मार्केट्स पर इसी का दबाव देखने को मिलेगा? जी नया जी, देखें तो इनके जो अनरियलाइज्ड लॉसेस हैं, इन्होंने जो गवर्नमेंट बॉन्ड या और बॉन्ड खरीदे थे, और रेट्स जब बढ़ते हैं तो बॉन्ड्स की कीमतें नीचे आती हैं, तो अनरियलाइज्ड लॉसेस बहुत हाई है। और स्मॉलर बैंक्स के लिए ये ज्यादा एक चिंता का विषय है। 3 बैंक्स फेल हो चुके हैं और 35% डाउन है जो KBW इंडेक्स होता है रीजनल बैंक्स का। तो रीजनल बैंक्स में काफी प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 बैंक्स के फेलियर के बाद डिपॉजिटर्स निकाल रहे हैं पैसा, और इनके जो लोन्स हैं वो तो दिए गए हैं। तो 3 चिंताएं हैं। एक है कि बॉन्ड्स की कीमतें कम हुई हैं, तो अनरियलाइज्ड लॉसेस हैं इनके पास। दूसरा, नया पैसा नहीं जुटा पा रहे मार्केट से, या किसी को बेच नहीं पा रहे खुद को, क्योंकि टॉक्सिक एसेट्स बहुत है। तीसरा, इनका जो कमर्शियल रियल एस्टेट का एक्सपोजर है, जो लगभग $2.5 ट्रिलियन का है, वो काफी चिंता का विषय है। अमेरिका की बड़ी बड़ी सिटीज में ऑफिस का वैकेंसी 10% से ज्यादा है, तो कमर्शियल रियल एस्टेट की कीमतें और लागत दोनों गिर रही हैं, और काफी इनका एक्सपोजर कमर्शियल रियल एस्टेट में है। अगर आप फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की बैलेंस शीट देखें तो $30 बिलियन का उनका कमर्शियल रियल एस्टेट में अटका हुआ था, जो वो फंडिंग नहीं कर पा रहे थे, जो NPA की तरफ तब्दील हो रहा था, और वो भी एक फैक्टर रहा। तो बैंकिंग क्राइसिस है यूएस में, उतना बड़ा नहीं है जितना 2008 का था, क्योंकि बैंक्स ने जरूर कदम उठाए थे। इसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो यही है कि जब रेट कट आएंगे तो थोड़ी इनको राहत मिलेगी, बट कुछ बैंक और यहाँ पे नीचे जाएंगे। अब देखते हैं इस वीकेंड को ये पैकवेस्ट या दूसरा जो दीप मेंशन कर रहे थे बैंक, इनको कोई खरीदार निकलता है, नहीं तो फिर अगले हफ्ते तक ये अनसर्टेनिटी जारी रहेगी। तो और हफ्ता है जहां पर असमंजस का माहौल बना रहेगा, और देखना होगा कि वहां से क्या रिएक्शन निकल कर आता है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने बेहतर तरीके से दर्शकों को समझाने के लिए कि अब ग्लोबल मार्केट से, खासतौर से अमेरिका के बाजारों के लिए क्या क्यूज महत्वपूर्ण है और हमें किन चीजों पर रखनी है नजर। आइए आपको बता देते हैं कि गुरुवार को यानी कि कल संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि एक बार फिर से विदेशी संस्थागत निवेशकों की वापसी होती हुई नजर आई है, और फिर हमने देखा है कुछ समय बाद यहां पर घरेलू संस्थागत निवेशक के साथ साथ कैश और एफएनओ स्पेस सब में खरीदारी दिखी। आप देख सकते हैं हरे निशान के वो पूरे नंबर्स हैं, पूरा डेटा है जो आपके सामने आता हुआ नजर आ रहा है। अब जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत है और हमारे मार्केट्स ने कल जिस तरह का जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया, उन सब के बीच आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, विदेशी बाजारों से जैसे भी संकेत आए हों, कल तो जबरदस्त प्रदर्शन हमारे मार्केट्स ने दिखाया, बेहतरीन क्लोजिंग हुई। सर क्या आज उसी का एक्सटेंशन देखेंगे या मार्केट आज लड़खड़ाता दिखाई देगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स पर रखनी है नजर?
गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए, क्योंकि लगातार चौथे दिन अमेरिकी बाजार गिरे हैं तो जाहिर सी बात है संकेत तो ग्लोबल मार्केट पे हमारे लिए खराब है। भारतीय बाजार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ ही रहे हैं, लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब दो चीजें हैं, या तो आज जो आखिरी सेशन है जो हफ्ते का, 4 दिनों की गिरावट के बाद अमेरिकी बाजार सुधर भी सकते हैं क्योंकि एप्पल की रिजल्ट है और उस हिसाब से डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में है। एक तो तरीका ये कि बाजार उस पर फोकस करें और दूसरा तरीका ये कि भाई हम इतने बढ़ गए इम्पोर्टेंट रुकावट के लेवल के आसपास आए और यहीं से थोड़ा करेक्शन आ सकता है और उस लिहाज से वीकेंड सेशन पर अमेरिकी बाजारों की कमजोरी पर हमें रिएक्शन देना चाहिए। अब होगा ये कि खुलेंगे हम उस लिहाज से कमजोर, और कमजोर खुलने के बाद पहले सपोर्ट रेंज से बाजार वापस से रिकवर करते हुए दिखेंगे। ठीक वैसे ही जैसा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में आप देखें कि पहले सपोर्ट पर बाजार आपको रुकते हुए नजर आते हैं और ये सपोर्ट रेंज जो बाजार के लिए है वो है 18,125 18,175। इस रेंज में आते ही आपको पहली हल्की फुल्की खरीदारी का संकेत आता हुआ दिखेगा। ऊपरी स्तरों पर 18,300 18,350 वो रेंज है जहां पर बाजार थोड़े से रुकते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 42,500 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ही मजबूत और बहुत बढ़िया कही जाएगी कल के सेशन में। ऐसे में जो सपोर्ट रेंज है वो शिफ्ट होकर 43,225 से लेकर 43,350 की निकल कर आती है। इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी आज आपको मिलता है तो वहां पर खरीदारी करने का मौका होगा। 43,850 43,950 ऊपर का आज का टारगेट बैंक निफ्टी का बनेगा। तो भारतीय बाजारों में ऐसी कोई विशेष दिक्कत है नहीं, तकनीकी तौर पर मजबूत है बाजार। कल के एफआईज और रेल फंड के आंकड़े देखिए, दमदार खरीदारी वहां पर होती हुई दिख रही है। हर एक डिप पर खरीदा जा रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छा एक्शन है। हफ्ते का आखिरी सेशन है और चूंकि सपोर्ट कम है ग्लोबल मार्केट में, इसलिए हल्की सुस्ती रह सकती है, लेकिन उसका फायदा आपको खरीदारी के तौर पर उठाना चाहिए। जी, वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए कि एग्जैक्टली एक्सपेक्ट क्या करना है और कौन सी रेंज को फॉलो करके आज कारोबार करना बेहतर साबित होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ दर्शकों की सहूलियत के लिए, 18,125 से 175 ये आज सहारा देने वाली बैंड निफ्टी के लिए साबित होगी। ऊपर 18,300 350 यहां पर कुछ रेजिस्टेंस फेस करता हुआ मार्केट दिख सकता है। डिप्स पर खरीदारी की रिकमेंडेशन हालांकि आज भी निकल कर आ रही है। बैंक निफ्टी 43,225 350 सर ने माना है कि लोअर बैंड कहीं भी आपको मिलता है तो वहां पर आपको खरीदारी से या एंट्री से चूकना नहीं चाहिए। अपर बैंड बैंक निफ्टी के लिए 43,850 से 950 का साबित होता हुआ दिख रहा है। तो आज आपको इसी बैंड में, इसी रेंज में निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। ऑफ कोर्स मार्च तिमाही के नंबर्स भी आ रहे हैं तो उनका भी हम एनालिसिस करेंगे पूरी डिटेल लेकर, पूरी तैयारी के साथ। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, पहले तो ये बताइए कल कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं, कैसे रहे हैं? बिल्कुल कई सारी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 12% का उछाल है। मार्जिन्स में आपको 11.2% से बढ़कर 13% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि हमारा अनुमान 11.9% का था। और मुनाफे में भी आपको 37% का उछाल दिखेगा। हालांकि ये भी चीज़ नोट की जाए कि अगर यहाँ पर अदर इनकम जो है, अदर इनकम 237 करोड़ पर आई है, जो कि अगर आप पहले देखें तो 140 करोड़ के आसपास की थी। और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 35 रुपये प्रति शेयर का, जो फाइनल डिविडेंड है उसका भी ऐलान किया है। टाटा पावर, यहाँ पर अगर आप देखें तो आय में लगभग 4% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स लगभग फ्लैट रहे हैं, 15.6% से गिरकर लगभग 15.5% के आसपास आते हुए दिखे। हालांकि जो हमारा अनुमान था वो 14.3% का था। और अगर आप मुनाफे की बात करें, मुनाफे में 54-55% के आसपास का आपको बढ़िया उछाल दिख रहा है और कंपनी ने 2 रुपये प्रति शेयर का जो है डिविडेंड का ऐलान भी किया है। टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो अनुमान था उससे थोड़े बेहतर नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। आय में लगभग 19% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स 10.1% से बढ़कर 10.3% पर आते हुए दिखे, जो कि हमारा अनुमान 9.8% के आसपास का था। और मुनाफे में भी लगभग आपको 49-50% के आसपास की जो बढ़ोतरी दिख रही है, लगभग 410 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि यहाँ पर भी नोट कीजिए कि अगर अदर इनकम है, वो अदर इनकम 71 करोड़ पर आई है, जो पिछली बार अगर आप देखें तो 8 करोड़ थी। यूनाइटेड ब्रेवरीज, यहाँ पर ओवरऑल नतीजे आपको कमजोर दिख रहे हैं, जो कि हमारा अनुमान था उससे कमजोर आते हुए दिख रहे हैं। आय लगभग 3.4% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में बढ़ा कर देखा गया है, 15.3% से गिरकर 3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो हमारा अनुमान था 10.8% के आसपास का था, उस हिसाब से यहाँ पर आपको बड़ी जो है गिरावट जो है आय में भी दिख रही है। मुनाफा लगभग 94% के आसपास जो है गिरकर आता हुआ दिखा है।
और कंपनी ने 7.5 प्रति शेयर का डिविडेंड का जो है ऐलान भी किया है। उसी के साथ साथ अगर आप बात करें 361 वैम की, वहाँ पर अगर आप देखें आय लगभग 7% बढ़ी है, मार्जिन 42.3% से बढ़कर 56.5% पर आए हैं और 4 रुपये प्रति शेयर का जो है डिविडेंड का ऐलान भी किया है। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस NII लगभग 26% के आसपास बढ़ी है। GNPA में आपको सुधार दिखेगा, 1.4% से गिरकर 1.2%, 1.15% के आसपास आते हुए दिखे हैं। AUM में भी आपको लगभग 30% के आसपास की जो है बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी। ब्लू स्टार नतीजे अगर आप देखें, आय लगभग 16.4% बढ़ी है, मार्जिन इंप्रूव होकर आए 6.3% से बढ़कर 6.8% के आसपास आते हुए दिखे। और रिपोर्टेड पैट की अगर आप बात करें तो वहां पर आपको बढ़िया उछाल दिख रहा है, लगभग दोगुना होते हुए दिखे। पर इस बार अगर आप देखें तो एक एक्सेप्शनल गेन भी है 171 करोड़ का, उसको भी आप ध्यान रखें। और टैक्स एक्सपेंस अगर आप देखें तो वहाँ पर भी आपको बढ़ोतरी दिख रही है। और कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर का भी ऐलान किया है। उसी के साथ साथ 12 रुपये प्रति शेयर का जो है इंटरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया गया है। और अंत में सीएट की अगर आप बात करें तो आय लगभग 11% बढ़कर आई है, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 7.2% से बढ़कर 12.8% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा जो 25 करोड़ का था वो 134 करोड़ का आता हुआ दिखा है, लगभग आपको बढ़िया बढ़ोतरी दिख रही है। और अंत में अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी 12 रुपये प्रति शेयर का जो इंटरिम डिविडेंड का है वहाँ पर भी ऐलान किया गया। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो वो कंपनियों की एनालिसिस रही जिन्होंने कल अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं। लेकिन अरमान, आज भी तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, ट्रिगर्स भी हैं, खबरों के दम पर भी एक्शन रहेगा, तो वो भी ज़रा इत्मीनान से बता दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल। निफ्टी में आपको ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएडओ में फेडरल बैंक, मैरिको, भारत फोर्ज, पिरामल एंटरप्राइजेज जैसी कंपनियां हैं जिसके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। रुपी मार्केट जो है वो बंद रहेगा क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। स्टॉक्स जो बी ग्रुप से टी ग्रुप में चले जाएंगे, जिसमें आप कोहिनूर फूड्स ले लीजिए या एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स ले लीजिए। इसी के साथ साथ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस में जो एफएम्स हैं उनकी मीटिंग होने वाली है गोवा में, जहां पर लगभग अगर आप देखिए 15 डिसीजंस एक्सपेक्टेड है। खबरों के हिसाब से टाटा मोटर्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि 12 मई को बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ डिविडेंड पर भी विचार किया जाएगा। और ये इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि अगर आप FY16 के बाद, फाइनेंशियल ईयर 16 के बाद, ये पहली बार होगा जो कंपनी जो है डिविडेंड का ऐलान करने वाली है। मनापुरम फाइनेंस, यहाँ पर अगर आप देखें तो ईडी ने कंपनी के MD और CEO VP जो नंद कुमार साहब हैं उनको 143 करोड़ की जो संपत्ति जब्त की है। और जब्त की में आप बैंक बैलेंस देख लीजिए, शेयर और लाभ से जुड़े एसेट्स जो हैं वो भी शामिल हैं। HDFC लिमिटेड, यहाँ पर जो कॉन्कॉल्स की हाइलाइट्स आती हुई दिखी हैं, यहाँ पर HDFC बैंक के साथ मर्जर जो प्रक्रिया जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है। और HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल्स में कि नए ग्राहक जोड़ने के लिए जो है उन्होंने उस मुद्दे पर समाधान के लिए वो RBI से उन्होंने कहा है वो चर्चा भी करेंगे। और जो उनकी हिस्सेदारी है जहां पर 100% है उसको घटाकर वो 10% करने पर भी विचार करेंगे। बॉम्बे बर्मा, यहाँ पर आप देखें तो लगातार जो है दिक्कतें बढ़ती जा रही है। गो फर्स्ट की जो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि लीजर्स ने अगर आप बात करें तो उन्होंने अपने प्लान डी रजिस्टर करने की जो है अर्जी दी है। ZS लाइफ साइंस, इनको एक टैबलेट के निर्माण और बिक्री के लिए US FDA से अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इंद्रप्रस्थ गैस, यहाँ पर ACME की बात करें, ACME क्लीन टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े इंफ्रा के लिए MOU किया है। और दोनों कंपनियां हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट सेटअप करने के जो संभावना है वहाँ पर भी उसके साथ में उस पर काम करने पर भी विचार करेगी। पतंजलि फूड्स, मैरिको, अडानी विल्मार, इन कंपनियों पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि खाद्य तेल कीमतों पर खाद्य सचिव ने समीक्षा बैठक की है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बताया है कि कीमतों में कमी आई है और इंडस्ट्री को फायदा ग्राहक के पास, अगर आप देखें तो ग्राहकों को पास ऑन करने का जो है जो आपको गिरावट आई है उसको पास ऑन करने का आदेश दिया है। और अंत में गोदरेज प्रॉपर्टीज पर ध्यान रखें कि कंपनी ने लगभग 6.7 एकड़ की जो है भांडुप में एक ज़मीन खरीदी है। और अगर आप देखें इससे JB अडवाणी और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन्होंने पहले ही उस लैंड को डेवलप करने के लिए पहले ही करार कर लिया था। ओके, चलिए, तो ये वो पूरी खबरें हैं, ये वो पूरे ट्रिगर्स हैं और ऑफ कोर्स ये पूरे नंबर्स हैं जो आने वाले हैं जिस पर आज आपको रखनी है नजर और यहीं आपको मिलेगा कमाई का बेहतरीन मौका। आइए अब जान लेते हैं कि कमोडिटी बाजार में आपको कमाई का मौका कहां मिलने वाला है और उस पर बात करने के लिए SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। भरपूर एक्शन हम देख रहे हैं कमोडिटी बाजार में, खासतौर से बुलियन स्पेस पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। हम कह सकते हैं कि सोना हो या चांदी, दोनों में सेकेंड लेग ऑफ बुलिश मोमेंटम यहां शुरू हो गया है। पहले सोने पर फोकस करते हैं। रिकॉर्ड हाई स्तर भी छुआ हमारे मार्केट में 41,845 के पास और रिकॉर्ड हाई स्तर पर क्लोजिंग भी हुई है 61,500 के ऊपर। जून कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रही हूं, तो जरा बताइए कि अब यहां से और मजबूती दिख रही है, करना क्या है?
जी नहीं, हाँ, गुड मॉर्निंग। नॉर्मली ऐसा होता है कि फ्राइडे में हम थोड़ा सा कॉन्ट्रा मूव आते हुए देखते हैं, पोजीशन वाइंड अप होती है, लेकिन आज के दिन में देखा जाए नेहा तो आज से कल में ही यूएस के जो वीकर डेटा है वो फ्लडेड है। आज भी नॉन फार्म पेरोल आना वो वीक होके आना है, बाकी डेटा भी थोड़ा सा यहाँ पे वीकर इंडिकेशंस दे रहा है। तो एक जो अपनी सेफ हेवन बाइंग है बुलियन काउंटर में वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। तो मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा $2-3 ऊपर दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में सोना। 61,400 थोड़ा सा करेक्ट होता है तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और बाइंग नहीं रहना चाहिए फिलहाल तो, क्योंकि डेटा नेगेटिव है और डॉलर इंडेक्स भी नीचे की तरफ जा सकता है फिर से। तो यहाँ पे 61,400 के करीब बाइंग करनी चाहिए। प्राइसेस मुझे लग रहा है कि 61,800 के करीब जाएगा। स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा 61,200 का। और मुझे नेहा लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बार फिर से 2085 लेवल जो है फिर से अचीव होना चाहिए, या तो आज हो या फिर मंडे ट्यूसडे में हो, क्योंकि लगातार डेटा यहाँ पे वीक होके आ रहा है। मैं जरा बता दूं कि ये जो 2085 लेवल का वंदना जी ने जिक्र किया, 3 साल पहले हमने वहां पर रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे हैं। तो हम रिकॉर्ड हाई लेवल्स को एक बार फिर से इंटरनेशनल मार्केट में छूते हुए देखेंगे और आज 61,800 जो कि नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है उसको एक बार फिर से सोना टच करते हुए दिख सकता है। अच्छा, अब चांदी में क्या करना है, क्योंकि रिकॉर्ड हाई लेवल्स तो यहाँ पर भी बने हैं। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 78 के पार, यहाँ क्या रणनीति होगी? जी नहीं, यहाँ चांदी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बिहेव कर रही है, क्योंकि बेस मेटल में गिरावट आई है उसका बहुत ज्यादा फर्क इस पे नहीं दिख रहा है और ये मिरर कर रही है पूरा ट्रेंड गोल्ड का। तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी यहाँ पे 1800 की करीब बाइंग आ चुकी है, तो यहाँ पे लिमिटेड बाइंग होगी, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड होगा वो बाइंग का ही रहेगा। तो 77,000 के करीब यहाँ मैं बाइंग की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे 77,600 के करीब आएगा। थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्ट लगाना होगा 76,750 का, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म मिड टर्म अगर हम जाते हैं, यानी कि 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में जाते हैं नेहा, तो मुझे उम्मीद है कि एक बार 78,200 तक भी प्राइसेस आएंगे। तो जो बुल रन यहाँ पे है गोल्ड और सिल्वर का वो कंटिन्यू रह सकता है आने वाले हफ्तों में भी। हाई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हैं? जी ओके। ये रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे करीब 78,500 के करीब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मैं जस्ट रिपीट करती हूँ, 77,000 के पास आप एंट्री की सलाह दे रही हैं? जी जी। ओके, तो 77,000 के पास एंट्री की सलाह है। 77,600 तक का टारगेट दिखेगा, मतलब कोई करेक्शन आएगा तब आपको यहाँ पर सिल्वर में एंट्री लेनी है और ऐसी स्थिति में आपको अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बार स्टॉप लॉस जरा रिपीट कर देंगे आप? यहाँ पे 76,750 का लगा के चलना होगा, ठीक है, क्योंकि 600 पॉइंट यहाँ पे टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 250 पॉइंट का लगा के चलना होगा। ओके, अब मुझे जरा बता दीजिए कि कच्चे तेल में क्या किया जाए, क्योंकि लगातार तीसरा हफ्ता रहेगा जब वीकली क्लोजिंग यहाँ पर नेगेटिव टेरिटरी में होगी। 10% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। संभला जरूर कल क्लोजिंग तक, करना क्या है? मुझे इसमें लग रहा है नेहा 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है और यहाँ पे लोअर लोज जो है वो थोड़े से बनते रहेंगे। यहाँ पे इकोनॉमी के लिए हालांकि अच्छी बात है, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, एक बार फिर से एक करेक्शन मोड जो है वो देखने को मिलेगा। ऊपर के लेवल पे मुझे नहीं लग रहा है कि काफी ज्यादा संभल सकता है ये। यहाँ पे फिर से बिकवाली हावी हो सकती है। 5650 अभी 5675 के करीब क्लोजिंग है। 5650 के करीब आता है तो यहाँ पे सेलिंग की ही सलाह रहेगी। नीचे में मुझे 5500 लग रहा है। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 5685 का। और यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से इंटरनेशनल मार्केट में $64 के जो लेवल्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं और लगातार यहाँ पे हमारा जो बेयरिश न्यूज आने की एक्सपेक्टेशन है वो इसको वीकर टेरिटरी में ही रखेगा। ओके, तो कच्चे तेल में प्रेशर रहेगा जारी। घरेलू बाजार में करे बिकवाली, 5650 के पास मिलता है तो सेल करके चले। 5500 तक का नीचे टारगेट दिख रहा है और 5685 का स्टॉप लॉस। और इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी हमने देखा 72 के पास है, लेकिन और करेक्शन की पूरी संभावना है। $65-64 तक का भी लेवल आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। धन्यवाद वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में कहां है कमाई के मौके। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट्स रिपोर्ट की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की किन शेयरों पर है नजर, पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले HDFC लिमिटेड यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 3050 रुपये की लक्ष्य है। नोमुरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, 3100 रुपये का लक्ष्य दिया है और मैक्वायरी ने 3060 का लक्ष्य दिया है। 2862 की कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं,
2229 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, 3000 रुपये का टारगेट दिया। सिटी खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य को बढ़ा रहे हैं और अच्छी खासी बढ़ोतरी की। आप देखिए 3300 से बढ़ाकर 3650 रुपये का लक्ष्य कर दिया है। टीवीएस मोटर्स यहाँ पर भी सीएलए से बिकवाली की राय को बरकरार रखे और लक्ष्य 1049 से बढ़ाकर 1081 कर दिया है। करीब करीब 1170 की क्लोजिंग है। वहीं जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और 1330 रुपये के लक्ष्य के लिए। और जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, 1550 रुपये का लक्ष्य दिया है। टीवीएस मोटर्स के बाद डाबर यहाँ पर देखिए सीएलए से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 600 से बढ़ाकर 620 कर दिया। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, लेकिन इन्हें नतीजे पसंद नहीं आए, इसके चलते 660 से लक्ष्य को घटाकर 606 कर दिया है। डाबर के बाद टाटा पावर सीएलए से बिकवाली की राय को बरकरार रखे और लक्ष्य 196 से घटाकर 100 करीब 90 के आसपास कर दिया है। एप्टस वैल्यू पर भी देखिए मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और 325 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी, 380 का टारगेट दिया। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी देखिए सीएलएससी की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य 1335 से बढ़ाकर 1482 कर दिया है। 1326 की क्लोजिंग है। और अंत में मॉर्गन स्टैनली भी देखें तो रेटिंग को अपग्रेड कर रहे हैं। पहले अंडरवेट की राय थी, अब इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है इन्होंने 1487 से घटाकर 1354 कर दिया है। तो ये वो आप कह सकते हैं स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिन पर है विदेशी ब्रोकरेजेस की नज़र और एक्शन इनमें भरपूर देखने को मिलेगा। शुक्रिया आशीष वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम करते हैं यहीं रैप अप, लेकिन आपको बने रहना है जी बिजनेस के साथ।